फाइन स्टूडेंट, क्लास नंबर 25 इंडियन पॉलिटी और क्लास नंबर 23 एंड 24 दोनों ही क्लास में हम लोग सिटीजनशिप के बारे में जान चुके हैं बहुत सारा चीज़ सब। और इस क्लास में हम लोग कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ देखेंगे, करेंट इश्यूज़ देखेंगे। तो ये बुक में नहीं मिलेगा ये सब चीज़। ये जो हम लोग इतना दिन से हम लोग एडिटोरियल्स पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं बच्चे लोग को, स्टूडेंट्स लोग को, इस सब का क्या है, मिक्सचर है। तो सिटीजनशिप्स को लेके क्या क्या कंटेम्प्रेरी इशू है 5-6 साल में, तो इस मॉड्यूल में, इस लेक्चर में ये समझने को मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, पिछले क्लास में भी ये चीज़ हम लोग देखे थे कि इंडिया में जो सिटीजनशिप मिलने का तरीका क्या है। हाँ, जब मैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 का बात कर रहा हूँ तो मैं 26 जनवरी 1950 के बाद का बात कर रहा हूँ। 26 जनवरी 1950 के बाद यदि नागरिकता देने का जो तौर तरीका होगा, उसके लिए पार्लियामेंट ने क्या किया है, एक एक्ट बनाया है, सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो जो 5 तरीका है वो बहुत नॉर्मल तरीका है, जो कि पिछले क्लास में हम लोग बात कर चुके हैं। सिटीजनशिप बाय बर्थ मिल सकता है, बाय डिसेंट मिल सकता है, बाय रजिस्ट्रेशन मिल सकता है, बाय नेचुरलाइजेशन मिल सकता है, एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी भी मिल सकता है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी का मतलब क्या है, जैसे पौंडीचेरी को मिला, जैसे सिक्किम को मिला, और जैसे रिसेंट टाइम में जो 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, जिसके द्वारा बांग्लादेश के साथ जो एक्सचेंज हुआ इनक्लेव्स, वो भी एग्जाम्पल है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। जो बांग्लादेश का जो इनक्लेव्स था, जो भारत का हिस्सा बना, तो क्या होगा, वहाँ के जितने भी बांग्लादेशी लोग थे उसको भारत का नागरिकता मिल जाएगा। समझ गए ना। तो वो भी एग्जाम्पल है 5th वन। और इस क्लास में हम लोग स्पेशली देखने जा रहे हैं कि जो बाद में राजीव गांधी की सरकार ने जोड़ा था इस चीज़ को, कि स्पेशल प्रोविज़न असम अकॉर्ड साइन करने की वजह से कि बहुत सारे लोगों को, आसाम के बहुत सारे लोगों को सिटीजनशिप मिलेगा। तो ये बहुत बात का चीज़ है, ये 6th वन, ये बहुत बात का चीज़ है। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th ये शुरुआत के सिटीजनशिप एक्ट 1955 में दिया गया था, बट जो 6th पॉइंट है वो बाद में 1985 में जोड़ा गया, क्योंकि असम अकॉर्ड हुआ 85 में, और उसके फलस्वरूप सेक्शन 6A को, समझे, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में जोड़ा गया 1985 में। तो इसलिए ये बात का चीज़ है। यहाँ पे देखो, तो ये बच्चे लोग, तुम लोग रिसेंट टाइम में पढ़ चुके हो, मगर मुझे ये रिपीट करना है, तुमको समझाना है एकदम लेमन पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे देखो, नंबर 1 देखो, अमेंडमेंट किए। अमेंडमेंट इसलिए किए क्योंकि असम अकॉर्ड किए थे। अब असम अकॉर्ड करने की क्या जरूरत था उस समय, तो याद करो कि लेट 1970 से मतलब 1978-79 से लेके ये 5-6 साल बहुत ही बुरा स्थिति था आसाम में। प्रोटेस्ट चल रहे थे, क्योंकि वहाँ पे जब बाईपोल इलेक्शन हुआ, बाईपोल MP का इलेक्शन हुआ था, तो पता चला कि अचानक वोटर ID बढ़ गया। तो इस चीज़ को लेके वहाँ के जो विद्यार्थी वर्ग है, विद्यार्थी जो कम्युनिटी है, बहुत हंगामा किए, मासाकार सब भी हुआ है। तो फाइनली सरकार ने क्या किया कि मामला को शांत करने के लिए असम अकॉर्ड किया, समझे ना, असम अकॉर्ड किया ताकि ये मामला शांत हो जाए। ठीक है, तो इसलिए लिखा गया कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1985 एडेड द फॉलोइंग स्पेशल प्रोविजन इन द फॉर्म ऑफ सेक्शन 6A। ठीक है, सिटीजनशिप ऑफ पर्सन कवर्ड बाय आसाम अकॉर्ड, यानी आसाम अकॉर्ड में जो समझौता हुआ उसके हिसाब से यहाँ पे अमेंडमेंट होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1985 में। ये क्यों हुआ, पहले आसाम अकॉर्ड हुआ, उसके वजह से सिटीजनशिप एक्ट में परिवर्तन हुआ 1985 में। समझ गए ना। तो ये क्या परिवर्तन है, परिवर्तन ये है विद्यार्थी लोग, बात समझो, कि जो भी पर्सन, हाँ, ऑल पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु केम टू आसाम बिफोर, यानी 1 जनवरी 1966 से पहले बांग्लादेश में आया है, तो इंडियन सिटीजन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जो पार्टीशन जो झेल रहे थे, बांग्लादेश इज ईस्ट पाकिस्तान ना, उस समय का बांग्लादेश का मतलब क्या है, ईस्ट पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान 2 पाकिस्तान था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान मतलब अभी का पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान मतलब अभी का बांग्लादेश। तो जो पार्टीशन का जो मार था वो बहुत दिन तक चला है, लोग बहुत दिन तक माइग्रेट किए हैं। तो कहने का मतलब क्या कि जो 1 जनवरी 1966 से पहले जो बांग्लादेशी लोग सब, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी रिलीजन से हो, यदि वो आसाम में सेटल हुए हैं तो उसको आराम से नागरिकता मिल जाएगा, उसको आराम से नागरिकता मिल जाएगा। समझ गए ना। यानी कि 1 जनवरी 1966 के बाद उसको आराम से नागरिकता मिल जाएगा, वो एंजॉय करेगा इस चीज़ को। मगर कोई ऐसे लोग जो बांग्लादेश से आए, ठीक है, 1 जनवरी 1966 के बाद और 25 मार्च 1971 से पहले, ठीक है, मिडनाइट से पहले, तो ये बीच में जो लोग आए हैं उनको रहने तो दिया जाएगा आसाम में, उनको, यानी कि उनको पूरी तरीके से इंडियन सिटीजनशिप माना जाएगा, बट उनको एक चीज़ का अधिकार नहीं मिलेगा, दैट इज राइट टू वोट। 10 साल तक उनको राइट टू वोट नहीं मिलेगा। यानी कि इस पीरियड में कोई आए
1 जनवरी के दिन या उसके बाद 1 जनवरी 1966 के दिन या उसके बाद और 25 मार्च 1971 से पहले कोई लोग आया तो ठीक है, उसको फॉरेनर नहीं समझा जाएगा, उसको सब राइट्स दिया जाएगा जैसे एक इंडियन सिटीजन को मिलता है, बट वोटिंग राइट नहीं मिलेगा 10 साल तक। मतलब जैसे ही 10 साल खत्म हो जाएगा फिर उसको वोटिंग राइट्स भी मिल जाएगा। समझ गए ना? 10 साल खत्म होने के बाद फिर उसको वोटिंग राइट्स भी मिल जाएगा। देखो वही चीज़ वहाँ पे लिखा गया है बच्चे लोग कि एवरी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु केम टू आसाम ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 1966 but before 25th March 1971 from Bangladesh and who has been ordinary resident in Assam since the date of his entry into Assam and who has been detected to be foreigner shall register himself। यानी कि किसी को भी फॉरेनर के रूप में घोषित किया गया कि आप बाद में आओ तो वो रजिस्टर कर सकता है वहाँ पे। तो फॉरेनर नाम के लिए है, 10 साल उसको नहीं मिलेगा केवल वोटिंग राइट्स, मतलब 10 साल के बाद वो भी इंडियन सिटीजन ही हो जाएगा। यानी कि इंडियन सिटीजन जो चीज़ इंजॉय कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स, सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट, सब उसको मिलेगा। बात समझे ना? सब उसको मिलेगा, मगर 10 साल तक उसको वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा, मगर 10 साल के बाद फिर उसको वोटिंग राइट्स भी मिलेगा आफ्टर 10 ईयर्स। समझ में आ गया ना? हाँ, तो सच ए रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी, वही जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको सिटीजनशिप, हाँ उसको सिटीजन ऑफ इंडिया का सम्मान मिलेगा। हाँ समझे ना? एक्सपायरी ऑफ पीरियड यानी कि 10 साल बाद, फुल फ्लेज सिटीजनशिप कब मिलेगा? 10 साल बाद। और 10 साल तक तुम उसको राइट टू वोट का अधिकार नहीं मिलेगा, और 10 साल के बाद वो भी फुल इंडियन सिटीजन हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ भेदभाव किया जाएगा, बस उसके लिए एक ही राइट उसका लिया गया, उसे स्ट्रिप किया गया। कौन सा राइट स्ट्रिप किया गया 10 साल के लिए? राइट टू वोट, अदरवाइज सब उसको राइट्स मिल रहा है। अब यहाँ पे देखो, अब इसके बाद क्या है, तो ठीक है, अब उस क्रोनोलॉजी को और जोड़ते हैं विद्यार्थी लोग। यदि मान लो कि 25 मार्च 1971 को आया या उस दिन या उसके बाद आया, तो उसके लिए समझ रहे हो ना, बांग्लादेश में उसको डिपोर्ट किया जाएगा। दैट इज द क्रक्स। समझे? मेन चीज़ ये है कि जो 25 मार्च 1971 के बाद यदि उस दिन या उसके बाद कोई आया हो तो सब इलीगल माइग्रेंट कहलाएंगे, क्योंकि भारत में तो रिफ्यूजी कन्वेंशन तो है नहीं, सब इलीगल माइग्रेंट्स कहलाएंगे और उसको डिपोर्ट किया जाएगा, फिर से कंट्री में भेजा जाएगा जिस कंट्री से वो आया है। अब यहाँ पे देखो, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सेंसस, एनपीआर और एनआरआईसी में क्या अंतर है, जिसको हम लोग लूजली एनआरआईसी को हम एनआरसी भी बोलते हैं। तीनों में क्या अंतर है? देखो, सेंसस के लिए भी तुम्हारा लीगल बैकअप है, हाँ, रेगुलेटरी बैकअप है कि नहीं, बताओ, स्टैट्यूटरी बैकिंग है कि नहीं है? सेंसस के लिए देखो, सेंसस एक्ट 1948 है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इसके लिए भी सिटीजनशिप एक्ट 1955 है और सिटीजनशिप रूल्स 2003 है। और एनआरसी के लिए बच्चे लोग एनआरसी करने के लिए, पूरा देश के, देखो पूरा देश का अभी तक हुआ नहीं है, केवल आसाम का हुआ है, बट इसके लिए भी प्रोविजन है सिटीजनशिप एक्ट 1955 में, जो कि 2004 में ऐड किया गया था। ये चीज़ आ रहा है समझ में ना? तो लेजिस्लेशन बता दिए। हाँ, तो तुम लोग के दिमाग में सवाल ये होना चाहिए कि सेंसस का मतलब क्या होता है, एनपीआर का मतलब क्या होता है, एनआरआईसी इसका मतलब क्या होता है। नहीं, एक जेन्युइन होना चाहिए ना, तो मैं मतलब समझाता हूँ। देखो, सेंसस का मतलब ये है कि नॉर्मली 10 साल में होना चाहिए, नॉर्मली, मगर कोई कंपलसरी नहीं है कि होना ही चाहिए बोल के। नॉर्मली एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो 10 साल में सेंसस कंडक्ट करेगी, और ये एमएचए के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, चाहे सेंसस कंडक्ट करने का बात हो, चाहे एनपीआर कंडक्ट करने का बात हो, चाहे एनआरआईसी कंडक्ट करने का बात हो। समझ गए? ये सब होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। देखो लास्ट में लिखा गया ना, मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री। समझ गए ना? तो अंतर क्या है पहले समझो। देखो, सेंसस में घर घर जाके लोग पूछते हैं कितने सदस्य हैं आपके, बस उसमें सदस्य पूछा जाता है, नाम उम नहीं पूछा जाता है, बस एक रफ डेटा होता है कि 5 आदमी है, 5 बेटा है, 3 बेटा है, ये वो ना, उसमें आपको रिलीजन पूछेगा, बस आपको डेमोग्राफिक डेटा चाहिए, कितना आदमी है उसके अंदर। एनपीआर में क्या है कि कितने भारत में लोग रहते हैं। अच्छा, भारत में जो लोग रहते होंगे या तो सिटीजन होंगे या तो फिर एलियन होंगे। इंडिया में भी तो एलियन लोग रहते हैं ना, फॉरेन बाहर के जो लोग हैं। तो ये क्या है, यूजुअल रेसिडेंशियल लिस्ट है, इसमें एनआरआई नहीं है, नॉन रेसिडेंट इंडियन, जो बाहर रह रहे हैं वो भले इंडियन हो, मगर इंडिया में अभी तो नहीं रह रहे हैं। इंडिया में जितने भी लोग रह रहे हैं, चाहे वो फॉरेनर्स ही क्यों ना हो, चाहे सिटीजन ही क्यों ना हो, उसका जब लिस्ट तैयार होता है तो उसी को बोलते हैं एनपीआर होना। समझे? एनपीआर होना। हाँ, मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा था ये 1-1.5 साल पहले।
कि जब अमित शाह जी ने कहा था कि एनपीआर करेंगे, तो एनपीआर पहला स्टेप है एनआरआईसी के लिए, एनआरसी के लिए। कहो कैसे? जब इंडिया में सर्वे होगा और ये जो सर्वे है इसमें डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक डेटा दोनों लिया जाएगा। तो बायोमेट्रिक डेटा क्यों? अब बायोमेट्रिक डेटा में देखो तुम्हारा इरिस भी होगा, आँख का होगा, थंब का होगा, तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारा जात होगा, तुम्हारा रिलीजन होगा, सभी चीज़ आएगा। मगर डेमोग्राफिक डेटा में इतना डिटेल्स नहीं होता है जितना तुम्हारा डिटेल्स तुम्हारा एनपीआर में होगा। इसका मतलब क्या कि भारत सरकार को तुरंत पता चल जाए कितना आदमी रहता है, कितना सिटीजन है, कितना सिटीजन नहीं है, कितना फॉरेन का है, बाहर का है। समझ गए ना? तो कह सकते हो कि एनपीआर पहला स्टेप है। अच्छा, जब एनपीआर हुआ तो छांटना कितना आसान है कि कौन इंडियन सिटीजन है, कौन इंडियन सिटीजन नहीं है। तो वहाँ से जो इंडियन सिटीजन होगा वो तुम्हारा एनआरआईसी हो, उस लिस्ट में आ जाएगा, तो नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन में। क्योंकि फॉरेनर्स को हटाओ, वो लिस्ट से हटाओ, तुम्हारा तैयार हो गया एनआरआईसी। समझ गए बात को ना? तो एनपीआर होने का मतलब ही कि एनआरआईसी है, क्योंकि फॉरेनर्स को हटा दोगे तो एनआरआईसी हो जाएगा वो। अच्छा, शेड्यूल क्या था कि 10 साल में नॉर्मली कंडक्ट, बट कंपलसरी नहीं है वैसा, समझे? कंपलसरी नहीं है। इसमें कोई एनपीआर का कोई उस तरह का शेड्यूल नहीं दिया गया, कोई भी, चाहे भले ही सिटीजनशिप एक्ट 1955 में हो, भले सिटीजनशिप रूल्स 2003 के हिसाब चलता हो, मगर इसमें ये नहीं है कि कब कंडक्ट करना है इसको। सेम एनआरसी के लिए भी नहीं है, ठीक है? एनआरआईसी को तुम एनआरसी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बिगिनिंग हो चुका? जानते हो इंडिपेंडेंट इंडिया में जो फर्स्ट सेंसस हुआ था 1951 में, 10 साल के लिए, है ना? 10 साल में अभी तक तो हो रहा था, मगर अभी जो लेटेस्ट हुआ है वो 2011 का ही है। कायदे से 2021 में हो जाना चाहिए था, मगर सरकार अभी तक नहीं की है। कारण क्या है कि डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगा 2026 के बाद, तो उस हिसाब से हो सकता है 2026 के बाद हो यहाँ पे भी सेंसस। बात समझ गए ना? हाँ, तो इसलिए मैंडेटरी टू, हाँ, जो कि मैंडेटरी है कि एनपीआर रजिस्टर करना मैंडेटरी है, मगर अभी तक हम किए नहीं हैं। बात समझे ना? और उसी तरह तुम्हारा कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन एंड इश्यू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, जब एनआरसी जब तैयार हो गया तो क्या होगा? आपके पास एक कार्ड रहेगा ना, और वो कार्ड आधार कार्ड नहीं है। आधार कार्ड तो फॉरेनर्स को भी मिलता है। वो कार्ड क्या है कि यस आप इस देश के नागरिक हो, उस कार्ड मिलेगा। तो मुस्लिम लोग को देखो, यहाँ पे मैं डायरेक्ट मुद्दा पे आना चाहता हूँ, तो मुस्लिम लोग को इस चीज़ का डर था कि जब एनपीआर होगा तो फिर वो एक कदम आगे जाके एनआरआईसी हो जाएगा, नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन की लिस्ट निकलेगा। तो कोई मुस्लिम मान के चलते अभी तक तो एक ही स्टेट में एनआरसी हुआ है, आसाम में, और वो आसाम में हुआ आसाम अकॉर्ड के वजह से। यदि पूरा कंट्री में होगा तो कई मुस्लिम लोग यहाँ पे रह रहे होंगे या फिर कई धर्म के लोग रह रहे होंगे, तो इसको फिर डिपोर्ट कर दिया जाएगा, इस चीज़ का डर है। तो कहो ये सर हिंदू भी तो बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट होंगे, तो हिंदू जो इलीगल माइग्रेंट होंगे वो बच जाएंगे बिकॉज ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट, जो अभी रिसेंटली जो सिटीजनशिप एक्ट हुआ, जहाँ पे ये कहा गया कि 14 साल में, पहले क्या था जो प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन वाला जो प्रोसेस था, याद करो, हाँ 14 साल, 12 मंथ रहना पड़ेगा आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, 12 मंथ, और उसके पहले 14 साल में आपको 11 साल रहना पड़ेगा, जो नहीं कि कंटिन्यूस रहो। अब उसको रिलैक्स करके नए अमेंडमेंट में क्या कर दिया गया, उसको रिलैक्स करके ये जो 14 साल है उसमें केवल 5 साल रहना है, और 12 मंथ तो रहना ही है रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले। तो यहाँ फिर हिंदू बच जाएंगे, फिर मुस्लिम वो हो जाएंगे। तो ये मतलब मैं अपना पर्सपेक्टिव नहीं दे रहा हूँ, लोगों का ये पर्सपेक्टिव है, समझ गए ना? हाँ, बायोमेट्रिक डेटा तुम्हारा एनपीआर में भी और उधर भी। तो एनआरसी समझो, इशू तो यही है तुम्हारा करंट अफेयर्स का। तो एनआरसी क्या है? एनआरसी पूरी तरीके से केवल आसाम में ही हुआ विद्यार्थी लोग। इसमें क्या कि एक बोनाफाइड इंडियन सिटीजन, यानी कि लिस्ट है कि कौन इंडियन सिटीजन है, किसके पास स्टेट डॉक्यूमेंट है, दैट्स कॉल्ड एनआरसी। स्टेट मतलब आसाम का बासिंदा कौन है। तो देखो जैसे कि हम लोग अभी देख चुके हैं कि एनआरसी कहाँ से अपना पावर ड्रॉ करती है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 से, और जो तुम्हारा जो रूल्स है, रूल्स 2003 से। अभी देखे होने से पहले इसमें क्या है कि लिस्ट निकालना है, और इसमें बोलना है, इसमें पता करना है कि 24 मार्च तक, यानी मिडनाइट तक, क्योंकि मिडनाइट से उधर कहोगे फिर 25 मार्च हो जाएगा वो। और 25 मार्च 1971 के बाद जानते हो कि बांग्लादेश में लिबरेशन यानी कि इंडिपेंडेंस के लिए मूवमेंट हुआ, वहाँ पे ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया गया था पाकिस्तान के द्वारा, वेस्ट पाकिस्तान के द्वारा। तो 25 मार्च 1971 के बाद तो जो भी लोग आएंगे सब इलीगल माइग्रेंट कहलाएंगे। तो ये लिस्ट जब तैयार होगा तो इससे पता चल जाएगा कि लोग कब आए, क्या हुआ। तो इससे देखो वहाँ पे लिखा गया ना, इट ऑल्सो इंक्लूड हुज नेम्स अपीयर इन एनी ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स, जिसका भी उसमें आईडी में इलेक्टोरल रोल्स में, इलेक्टोरल समझते हो जो वोटिंग के लिए जो तैयार होता है, किसी का भी नाम आया है 24 मार्च पहले से, 24 मार्च 1971 से पहले,
या फिर नेशनल रजिस्टर ऑफ जो सिटीजन 1951 में आया है या उसके डिसेंडेंट आया है, तो वो लिस्ट बन जाएगा, वो आसाम का पॉपुलेशन हो जाएगा। बट यहाँ पर देखो, जो जनवरी 1 1966 से लेके मार्च 25 1971 के बीच में जो आया है, ठीक है, तो उसको सबसे पहले फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन रीजनल ऑफिसर में जाकर रजिस्टर करना होगा स्वयं को, और उसको भी सिटीजनशिप माना जाएगा, मगर 10 साल के लिए उसको वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा। यही बताएं कुछ देर पहले। और इसके लिए क्या होगा, हाउस टू हाउस फील्ड वेरिफिकेशन, घर घर जाएंगे और उसे मांगेंगे कि आपके पास आपका फैमिली ट्री दीजिए, वंशावली दीजिए, जो ऊपर का जो है हायरार्की बताइए, क्योंकि डिसेंट देखो वहाँ पे लिखा गया है ना कि 1951 एंड देयर डिसेंडेंट, यानी कि एनआरसी जो फर्स्ट का एनआरसी और उसका जो डिसेंडेंट, उसके हिसाब से उसको मिल जाएगा। यदि मान लो डॉक्यूमेंट नहीं है तो, बट एनआरसी पहले जो हुआ हो 1951 में, उसके हिसाब से उसके डिसेंडेंट को मिल जाए, क्योंकि डिसेंडेंट जानते हो बाई डिसेंट मिलता है। यदि हमारे पिताजी और माताजी यदि इंडियंस रहे हैं तो बाई डिसेंट हमको भी मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा। तो वही लिखा गया है कि वेरिफिकेशन हाउस टू हाउस फील्ड वेरिफिकेशन होगा, है ना, डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा, फैमिली ट्री इन्वेस्टिगेशन होगा, और जो बोगस क्लेम करता है कि हमारा पेरेंटहुड पहले का है, वो सब क्लेम जो है दूर हो जाएगा। और मैरिड वुमेन के लिए सेपरेट व्यवस्था होगा। मैरिड वुमेन, क्योंकि मैरिड वुमेन का केस थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि कहीं का मतलब मान लो कि हो सकता है वो सिक्किम से आके आसाम में बैठ गई हो सकता है वो कर्नाटका से आके आसाम में रही हो सकता है वो पंजाब से आके आसाम में रही हो, तो ये भी तो केस हो सकता है। तो मैरिड वुमेन के लिए एक सेपरेट लिस्ट बनेगा, सेपरेट हेडिंग्स होगा उसका। ये एनआरसी है। तो सवाल ये होना चाहिए कि ऐसे आसाम में क्यों ये सब चीज़। तो देखो आसाम एक ऐसा जगह है जहाँ पे सक्सेसिव माइग्रेशन हुआ है बहुत पहले से ही। हाँ, तो थोड़ा ब्रीफ बैकग्राउंड जान लो कि 8th सेंचुरी में बताओ, हाँ 700 से लेकर 799 AD का बात कर रहा हूँ मैं, जो टर्क्स है, अरब ट्रेडर्स है, वो लोग यहाँ पे आए और ब्रह्मपुत्र वैली में और दरंग जो रीजन है वहाँ पे सेटल हुए, आसाम वाले वैली में सेटल हुए लोग सब। उसके बाद फिर जो मंगोलाइट रूलर्स, जो मंगोल से आया है, मंगोलिया से आया है ना, इन्वाइटेड ब्राह्मण प्रीस्ट टू आसाम। इन्होंने ब्राह्मण प्रीस्ट को आसाम में बुलाया और बाद में खुद कन्वर्टेड टू हिंदुइज्म, खुद कन्वर्ट हो गए, वहाँ के बासिंदा हो गए। 12th सेंचुरी में अहोम किंगडम बना जी। तो अहोम रूलर जो बर्मा का था, उसने क्या किया, लंबा कंट्रोल कर दिया तुम्हारा आसाम वाला रीजन को, और अहोम रूलर्स भी अपने आप को हिंदू में कन्वर्ट कर लिया। और अच्छी बात यह है कि अहोम किंगडम ने बहुत ही सेकुलर विचारधारा को फॉलो किया है, हर रिलीजन। यही कारण तो आसाम में जाओगे तो तुमको बहुत तरह के लोग मिलेंगे, वहाँ पे हिंदू भी मिलेंगे बहुत अच्छे रेशियो में, और मुस्लिम भी तुमको बहुत मिलेंगे आसाम में। आसाम में मुस्लिम आबादी भी बहुत ज़्यादा है, समझे ना। अब देखो ये तो चलो 12th सेंचुरी के बाद है। 19th सेंचुरी में देखो ब्रिटिश क्या किया, ब्रिटिश अपना वही प्लांटेशन, जानते हो ब्रिटिश जहाँ जहाँ गया है पहाड़ी इलाका में गया है तो प्लांटेशन खूब किया है वो। तो ब्रिटिश ने क्या किया कि लेबर को छोटा नागपुर प्लेट्यू से, वही झारखंड से, बिहार से लेबर को लाके वहाँ पे आसाम में रखा, बोला कि तुम प्लांटेशन में काम करो। तो और डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगा वहाँ का, अब ट्राइबल्स लोग भी आके वहाँ सेटल हो जाएंगे। तो इस तरह वहाँ पे चेंजेस आया है आसाम में। यहाँ पे देखो, मगर जानते हो कि 1979 वही लेट 1970s है ना, एजिटेशन शुरू हो गया ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन से कि बहुत सारे माइग्रेंट आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, इसको बाहर भगाओ। तो उसके लिए आसाम अकॉर्ड साइन हुआ राजीव गांधी के साथ, सही बात है ना। और इसमें यह तय किया गया कि जो जनवरी 1 और 1966 से पहले आया होगा तो ठीक है, उसको केवल वोटिंग राइट्स नहीं देंगे 10 साल के लिए, बट वो इंडियन सिटीजन होगा। 10 साल के बाद वो प्योर इंडियन सिटीजन हो जाएगा, सही बात है ना। मगर हाँ वही 7th में लिखा गया, 6th और 7th को पढ़ोगे तो वही चीज़ है, ठीक है। मगर जो 25 मार्च 1971 को आएगा, जो 25 मार्च 1971 के बाद आएगा तो वो इलीगल माइग्रेंट कहलाएगा। मगर देखो दिक्कत क्या है, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो एनआरसी जो अपडेट करना है, जो 1951 में फर्स्ट एनआरसी हुआ था उसको जो अपडेट करना है, तो उसके लिए जो कट ऑफ डेट है, बताओ कट ऑफ डेट तुम्हारा, कट ऑफ डेट बहुत कम दे दिया। देखो इसमें क्या बोला है, इन 2014 द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू अपडेट द 1951 एनआरसी इन टाइम बाउंड मैनर। यानी कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप करो एनआरसी, ठीक है, एनआरसी करो, और जो बोगस लोग सब है, जो इलीगल माइग्रेंट है, उसको भेजो। और सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही संज्ञान लिया कि मेरे सुपरविजन में ही एनआरसी होना चाहिए, ठीक है। अब मैं डेट कट ऑफ डेट थोड़ी देर में बताऊंगा तुम लोग को। तो देखो अब हुआ क्या कि आसाम अकॉर्ड और वर्सेस सुप्रीम कोर्ट का जो कट ऑफ डेट है वो दोनों क्लैश कर गया, समझ गए ना। तो यहाँ पे समझो सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है, जो पहले मैं बता चुका हूँ। सिटीजनशिप का मतलब होता है एक लीगल रिलेशन, एक इंडिविजुअल और नेशन के बीच में। जब आप सिटीजन होते हो तो आपको पब्लिक ऑफिस मिलता है ना, आपको पोजीशन मिलता है, आपको वोटिंग राइट्स मिलता है,
इंडिया में डुअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है। आपका सिटीजनशिप खो भी सकता है यदि आप दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप एक्सेप्ट कर लो। हाँ, जब आप सिटीजन हो तो आपको लॉयल्टी को लेके प्लेज करना पड़ेगा, शपथ लेना होगा कि मैं इस कंट्री के विरोध में काम नहीं कर सकता हूँ, समझे ना। और ये कंट्री भी आपको कुछ प्रिविलेज देगी और एट द सेम टाइम आपको भी कुछ ड्यूटी और ऑब्लिगेशन के साथ चलना होगा। तो सिटीजनशिप का मतलब क्या है कि पर्सनल पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस की, हम भी स्टेट का मेंबर है, हम भी स्टेट का स्टेक होल्डर है। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ सिटीजनशिप, जो कि हम लोग फर्स्ट क्लास में ही कवर कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखो मेन इशू ये है विद्यार्थी लोग, मेन इशू ये है जो करंट इश्यूज है, सिटीजनशिप एक्ट 1955। हाँ, अब देखोगे बच्चे लोग कि सिटीजनशिप जो बिल है 2016 में ही प्रपोज किया गया, बट उस समय पास नहीं हुआ। ये पास हुआ तुम्हारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में पास हुआ। अब इसमें क्या है जानते हो ना कि बहुत अलग अलग टाइम में अमेंडमेंट आया है। एक तो अमेंडमेंट हमने 1995 का ही देख लिया, सही बात है कि नहीं है बताओ। तो एक जो रिसेंट में जो अमेंडमेंट हुआ वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में हुआ है, बिल 2016 में ही आ गया था। अब इसमें ऐसा क्या चीज़ है जिसकी वजह से इतना विवाद हुआ? तो ये देखो विवाद कभी से देखो, तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में क्या दिया गया था और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में क्या है। तो कोई भी फॉरेनर्स यदि इंडिया में आए बिना वैलिड डॉक्यूमेंट्स का और परमिटेड टाइम जितना हो उससे ज़्यादा रह ले तो उसको जेल भेजा जा सकता है या उसको डिपोर्ट किया जा सकता है, उसको अपने कंट्री में भेजा जा सकता है अकॉर्डिंग टू फॉरेनर्स एक्ट 1946 एंड पासपोर्ट एक्ट 1920। समझ गए ना, ये रूल्स सिटीजनशिप एक्ट 1955 में दिया गया। मैं यहाँ पे देखो अमेंडमेंट में क्या हुआ, इसमें देखो बच्चे लोग, अब देखो कट ऑफ डेट, अब देखो कट ऑफ डेट को लेकर इसमें दिक्कत है। कट ऑफ डेट क्या है कि मान लो कि कोई 31 दिसंबर 2014 से पहले या उसी दिन असम में आके रह गया, समझे ना, असम में नहीं इंडिया में कह सकते हो, इंडिया में रह गया। असम का इशू, क्योंकि असम का इशू थोड़ा डिफरेंट है। यदि मान लो कि हिंदू 6 रिलीजन, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, 6 रिलीजन हुआ ना। यदि ये 6 रिलीजन वाले लोग अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से और पाकिस्तान से, ये क्योंकि ये तीनों देश इस्लामिक देश है जहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, यदि ये तीनों देश से ये 6 जो धर्म वाले लोग यदि आए हैं, जो कि 6 वाले जो धर्म है वहाँ माइनॉरिटीज़ है, कम पॉपुलेशन है, यदि ये लोग आए हैं और इंडिया में एंटर किए हैं लेट से 31 दिसंबर 2014 से पहले या उस दिन, तो उसको नागरिकता मिल जाएगा। अब चलो आसाम का बात क्यों कर रहे हैं हम, तो आसाम में क्या बात था, आसाम अकॉर्ड में ये था, याद करो आसाम अकॉर्ड में सेक्शन 6A में क्या था, आसाम अकॉर्ड में ये था कि जो कट ऑफ डेट है वो 25 मार्च 1971 है, के बाद कोई आएगा तो वो इलीगल माइग्रेंट होगा। अब यहाँ पर हुआ क्या मामला, यानी कि आसाम में यदि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हो गया मान लो, तो आसाम में कितना बैकलैश होगा, आसाम में क्या बैकलैश होगा कि आसाम अकॉर्ड के हिसाब से 25 मार्च 1971 के बाद कोई भी आए तो इलीगल माइग्रेंट होगा। तो अब मान लो कि हिंदू आ रहा है, मुस्लिम आ रहा है, दोनों आ रहा है, तो हिंदू तो बच जाएगा। हिंदू इसलिए बच जाएगा, मान लो हिंदू 31 दिसंबर 2014 से एक दिन पहले आया या उसी दिन भी आया, तो उसको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के हिसाब से उसको नागरिकता मिल जाएगा, मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो नीचे क्या लिखा गया है, क्योंकि अब पहले जो नेचुरलाइजेशन का जो प्रोसेस था कि 14 साल में आपको 11 साल रहना पड़ता था और रजिस्ट्रेशन से पहले आपको 12 मंथ रहना है, तो 1 साल, यानी कि 1 साल रहना है, रजिस्ट्रेशन पहले 1 साल रहना है, और उससे पहले जो 14 साल था उसमें 11 साल रहने का बाद था नेचुरलाइजेशन प्रोसेस। नेचुरलाइजेशन प्रोसेस का मतलब क्या कि कैसे कोई बाहर का आदमी को नागरिकता मिल सकता है, सही बात है ना। मैं इसमें क्या कर दिया गया, इसमें बोल दिया कि जो 14 साल है, 14 साल को क्या कर दिया गया 5 साल, और 1 साल जो रजिस्ट्रेशन से पहले 1 साल तो आपको रहना पड़ेगा। तो मोटा मोटी कितना बात हुआ 6 साल, 2014 जोड़ो, यानी कोई भी आदमी 31 दिसंबर 2014 के दिन या उससे पहले आया है, इस धर्म के लोग सब, उसको नागरिकता मिल जाएगा। बताओ आसाम में के साथ कन्फ्लिक्ट किया कि नहीं किया, पूरा कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, फिर वहाँ पर प्रोटेस्ट। हाँ, मगर एक्सेप्शनल है, वो ट्राइबल एरियाज़ में जो 6 शेड्यूल के अंदर जो ट्राइबल एरियाज़ है वहाँ पे ये लागू नहीं होगा। जहाँ जहाँ इनर लाइन परमिट वाला व्यवस्था है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारा जगह है, या हमारे स्टेट में, हमारे और भी अन्य स्टेट में इनर लाइन परमिट वाला जो व्यवस्था है वहाँ पे ये लागू नहीं हो सकता है, समझे ना। तो इसमें देखो, इसलिए लोग कहते हैं कि ये क्या है तुम्हारा मुस्लिम विरोधी है। क्यों? क्योंकि हिंदू भी गया। चलो अब तुम खुद देखो कि 25 मार्च 1971 के बाद हिंदू भी कुछ आए होंगे, कुछ मुस्लिम भी आए होंगे।
चलो तुम मान लो कि 1980 में ही आए, है ना, 1980 में ही आए, तो 1980 से लेकर अभी तक रहे हैं, तो हिंदू को तो आराम से मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो कितना दिन रहा है भाई, 5 साल प्लस 1 साल 6 साल, क्या वो तो कितना दिन रहा, 20-25 साल काट लिया वो। मगर जो मुस्लिम आएगा, मुस्लिम को नहीं मिलेगा, क्योंकि 25 मार्च 1971 के बाद मिला है। उसी तरह सिख आया होगा, सिख को मिल जाएगा, इस तरह पारसी आएगा तो पारसी को मिल जाएगा, मगर मुस्लिम को नहीं मिला। इसलिए लोग कहते हैं कि ये मुस्लिम विरोधी बिल है, ये मुस्लिम विरोधी एक्ट है। मगर सरकार का दलील ये है कि आखिर ये जो 3 जो कंट्री है, यहाँ पे मुस्लिम डोमिनेटिंग कंट्री है, यहाँ पे हिंदू लोग का, सिख लोग का, बुद्धिस्ट लोग का, जैन लोग का, पारसी लोग का, क्रिश्चियनों का शोषण हुआ है। वो लोग बेचारा जान बचाने के लिए इंडिया के कंट्री में आए हैं। तो ये धर्म है कि हम लोग उन लोगों को बचाए, मगर मुस्लिम को नहीं बचाए। क्यों? क्योंकि मुस्लिम के लिए वो तीनों कंट्री मुस्लिम का ही कंट्री है। तो सरकार का भी दलील कोई कमज़ोर दलील नहीं है, क्योंकि जो हिस्टोरिकल जो इनजस्टिस हुआ है बिकॉज ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया, उसकी वजह से लोग अभी भी झेल रहे हैं उस चीज़ को। बात समझ पाए ना? हाँ जी, ये देखो यहाँ पे मगर सवाल ये है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आया, मगर लागू ही नहीं हुआ, ये लागू ही नहीं हुआ। देखो कभी भी बच्चे लोग यहाँ पे समझो, कभी भी कोई भी एक्ट पास करने का अधिकार पार्लियामेंट को है, लोकसभा और राज्यसभा को है, करेक्ट। एग्जीक्यूटिव का, गवर्नमेंट ऑफ द डे का, यानी कि मोदी जी का जो टीम है, उनका काम क्या है? रूल्स और रेगुलेशन बनाना। रूल्स और रेगुलेशन हमेशा एग्जीक्यूटिव ही बनाता है, यानी कि मोदी जी का सरकार ही बनाएगा, मगर रूल्स और रेगुलेशन बनाया नहीं। और फिर वो जो रूल्स और रेगुलेशन है वो कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन देखेगा उस चीज़ को। कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन लोकसभा में भी है, राज्यसभा में भी, दोनों ही चेक करता है। क्यों चेक करता है? क्योंकि जो रूल्स और रेगुलेशन जो एग्जीक्यूटिव बनाया वो ओरिजिनल लेजिस्लेशन के लक्ष्मण रेखा में है कि नहीं है, उसके एरिया में है कि नहीं है। कई बार होता है ना कि रूल्स और रेगुलेशन आप लेजिस्लेशन के हिसाब से नहीं बनाया, बियॉन्ड बना दिए, तो वो चेक करने के लिए कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन को बनाया गया है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही। यदि ऐसा मान लो कि यदि 6 महीने के अंदर लागू नहीं हुआ, यदि 6 महीने के अंदर रूल्स और रेगुलेशन एग्जीक्यूटिव नहीं बनाया है, तो फिर क्या होगा मामला? तो मामला ये हो सकता है कि कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, चाहे लोकसभा का हो राज्यसभा का हो, इससे परमिशन लेना होगा एक्सटेंशन के लिए। और अभी तक देखो 10 बार एक्सटेंशन ले चुका है भारत सरकार, 10 बार एक्सटेंशन ले चुका है। देखो एटलीस्ट 10 टाइम्स। हाँ, एमएचए ने अपना एक जारी किया एक रिपोर्ट कि कुछ कुछ जगह पे हमने इस चीज़ को लागू कर दिया, मगर इंडिया में पूरा लागू नहीं हुआ। इंडिया में पूरा लागू हो जाएगा तो बैकलैश। असम में देख लो ना कितना बड़ा मुद्दा बन गया ये चीज़। समझ में आ रहा है ना बच्चे लोग, ये कि मुद्दा क्यों इतना ज्वलंत मुद्दा है ये। आगे देखो एक्सेप्शन क्या है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसमें एक्सेप्शन क्या है कि जो 6 शेड्यूल में, जो संविधान के जो 6 शेड्यूल में जो एरिया कवर है, जैसे ट्राइबल रीजन है आसाम का, मेघालय का, त्रिपुरा का, मिजोरम का, वहाँ पे CAA लागू नहीं हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जिस राज्य में, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के राज्य में IPL वाला व्यवस्था, ILP वाला व्यवस्था, इनर लाइन परमिट, यानी कि उस जगह जाने के लिए आपको परमिट लेना पड़ता है, उस जगह पे ये लागू नहीं हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखो, अरुणाचल प्रदेश में है, मिजोरम में है, नागालैंड में, मणिपुर में, लक्षद्वीप में भी, और हिमाचल प्रदेश में भी ILP वाला व्यवस्था है, तो वहाँ पे लागू नहीं होगा। ये आया समझ में ना? हाँ, तो कॉम्प्लेक्सिटी क्यों? आप देखो समझो कैसे ही आसाम अकॉर्ड से समझ में आ ही गया होगा। तो सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि आसाम अकॉर्ड 1985 में साइन हुआ। हाँ, उसने कहा कि NRC प्रोसेस करो। अब देखो जो भी आया, जैसे एग्जांपल देखो, लगभग 3.2 करोड़ पॉपुलेशन का लिस्ट निकला आसाम का। आसाम का जो NRC हुआ ना, तो लगभग 3.2 करोड़ का लिस्ट निकला। उसमें से 19 से लेकर 20 लाख के पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, उसके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है। वो फंसेगा ना, अब उसको इलीगल माइग्रेंट कहलाया जाएगा ना। अब 19 से 20 लाख में 11 से 12 लाख हिंदूज हैं, ऐसा लोग दावा करते हैं। तो इसको तो एक झटका में मिल जाएगा सिटीजनशिप। क्यों? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 की वजह से। तो यहाँ पे कंटेंशन है। बात समझ में आया? बिल्कुल वही सब चीज़ लिखा गया है विद्यार्थी लोग, जो मैं बार बार बता चुका हूँ तुम लोग को। तो हाउ डिड द गवर्नमेंट कैसे डिफेंड करती है, बात किए ना हम लोग। गवर्नमेंट डिफेंड ये करती है कि इंडिया का ये जिम्मेदारी, हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉरल ड्यूटी है कि जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटी, जहाँ यानी कि जिस माइनॉरिटी के साथ अत्याचार हो रहा है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, उसको शरण दे। आखिर वो पहले तो अनडिवाइडेड इंडिया में ही रहते थे ये लोग सब, इसके पूर्वज सब, और यहाँ पे बेचारे लोग प्रोजिक्यूशन फेस कर रहे हैं ये तीनों कंट्री में, क्योंकि तीनों कंट्री में इस्लाम रिलीजन है, मेन रिलीजन है। तो बाकी रिलीजन को
प्रॉस्पर करने नहीं दे रहा, तो ये भाग के कहाँ पे आएगा? तो इंडिया में ही तो शरण लेने के लिए आएगा, तो मुस्लिम को हम क्यों दें इसमें? तो मुस्लिम छोड़ के जितना भी 6 रिलीजन वाले लोग हैं उसको देंगे। और दलील कोई ख़राब दलील नहीं है, दलील कहो, क्योंकि यदि गवर्नमेंट का व्यू देखोगे तो गवर्नमेंट का व्यू गलत नहीं है ये। हाँ, मगर इससे पोलराइजेशन होगा वो विषय दूसरा है, पॉलिटिक्स होगा ये दूसरा विषय है। दिस माइनॉरिटी डिजर्व स्पेशल, इसलिए इस माइनॉरिटी को स्पेशल अटेंशन मिलना चाहिए, असिस्टेंट में, क्योंकि बेचारे लोग बहुत दुख का सामना किए हैं, अपने कंट्री में ही बेघर हो गए बेचारे लोग, समझे ना। मैं ये भी जानते हो कि ये क्लैश कर जाएगा आसाम अकॉर्ड के साथ, तो वही चीज़ वहाँ पे लिखा गया है। आगे देखो क्रिटिक्स का व्यू पॉइंट क्या है सीए को लेके। देखो बच्चे लोग ये सब चीज़ नहीं जाना है, करंट अफेयर्स का हिस्सा है, मगर मुद्दा मेन मुद्दा समझो कि पहले जब सिटीजनशिप का लिस्ट निकलता था, किसको देना है नहीं देना थी, स्टेट गवर्नमेंट का उसमें भूमिका होता था। जैसे एग्जांपल देखो, सिटीजनशिप रूल 2003 में भी ये लिखा गया है कि स्टेट से कंसल्ट करना है। इनफैक्ट जो पेपर जो तैयार होता था, लिस्ट तैयार होता था किसको सिटीजनशिप देना है नहीं देना है, तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट का ही ऑफिशियल रहता था। फिर स्टेट लेवल पे, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल हुआ, फिर स्टेट लेवल पे भी स्टेट गवर्नमेंट का ही ऑफिशियल, तब वो केंद्र सरकार को भेजती थी। मैं अब ऐसा नहीं है, अब केंद्र सरकार क्या की कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी स्टेट लेवल पे ही अपने ही कर्मचारी को बैठा दी, यानी कि हाँ, तो वही चीज़ वहाँ पे लिखा गया। देखो सिटीजनशिप रूल्स 2009 जो है उसमें कहा जाता है कि सेंटर कंसल्ट करे, कनकरेंस नहीं कंसल्ट करे। तो कंसल्ट क्या होता है? ऑप्शनल भी हो सकता है, ठीक है, ऑप्शनल यानी कि कर भी सकता है नहीं भी कर सकता। मैं अभी तक तो वही कर रहा था। इसके लिए देखो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करना पड़ता था। उसके लिए देखो कमेटी भी बनाया गया, एम्पावर्ड कमेटी टू टेक फाइनल डिसीजन, यानी कि उसमें बैठे रहेंगे, सेंसस ऑपरेशन होंगे, ठीक है, यानी कि तुम्हारा उसमें कमेटी होगा, उसमें खुद तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो सर्वे वगैरह करवा रहे हैं, फिर वो है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी हेडेड बाय द सुपरिटेंडेंट डिपार्टमेंट। अब देखो पहले क्या था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था ना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तुम्हारे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आएगा। अब उसको रिप्लेस करके क्या कर दिया, सुपरिटेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कर दिया। डिपार्टमेंट पोस्ट क्या है? केंद्र सरकार का है, वो उसको रिप्लेस कर दिया गया। बट पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर स्टेट में जाता था, पहले स्टेट का रोल होता था, अब क्या कर दिया, सेंट्रल एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो को दे दिया गया वो चीज़। बात समझे? तो यहाँ पे मारा मारी हो गया है, यहाँ पे दिक्कत। वो मैं पढ़ता हूँ, यदि समझ में नहीं आया तो फिर समझने की कोशिश करो। The Citizenship Rules 2009 had required the center to consult the state government. The rules have done away, यानी कि पहले जो था स्क्रूटिनी करने का जो पावर था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को था, कि जो भी डॉक्यूमेंट देगा वो चेक करेगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। एंड द प्रोसीजर एज पर सीए रूल्स लिटिल स्कोप फॉर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। पहले स्टेट गवर्नमेंट का जो रोल था, अब रोल ऐसा नहीं रहा अभी के रूल्स के हिसाब से। द एम्पावर्ड कमेटी, अब कमेटी एम्पावर्ड कमेटी टू टेक फाइनल डिसीजन हेडेड बाय द डायरेक्टर सेंसस ऑपरेशन। देख रहे हो ना, यानी जो सबसे ग्राउंड लेवल पे जो लेगा, संज्ञान लेगा, जो पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लेता था वो अब डायरेक्टर सेंसस ऑपरेशन का डायरेक्टर लेगा, वो इन्फॉर्मेशन भेजेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल। हाँ समझ रहे, एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी विल बी हेडेड बाय सुपरिटेंडेंट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल, उससे ऊपर वाला जो लेवल होगा उसमें सुपरिटेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट होगा, और ये चीज़ तुम्हारा सेंट्रल एजेंसी के पास जाएगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो, वो चेक करेगा। पहले पूरा स्टेट का काम था, अब पूरा स्टेट काम तुम्हारा सेंटर संभाल रही है। तो इसलिए भी कह रही है, जो क्रिटिक्स लोग कहते थे कि जब ये बात सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो वहाँ पे खुद रद्द हो जाएगा। एक तो डिस्क्रिमिनेशन है ना ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, रिलीजन के नाम पे आप किसी को सिटीजनशिप दे रहे हो, किसी को नहीं दे रहे हो, तो इसके लिए भी दिक्कत हो जाएगा। क्रिटिक्स का मानना है, क्योंकि भारत क्या है, सेकुलरिज्म वाला कंट्री है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। लेट्स से देखने वाली बात है आने वाले समय में क्या होगा ये चीज़। अभी तक सुप्रीम कोर्ट का इस पर कोई बात विमर्श नहीं है। यहाँ पे देखो रिसेंट का जो तुम लोग कुछ दिन पहले पढ़ाए थे, आसाम पब्लिक वर्क्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस सुप्रीम कोर्ट का। इसमें देखो क्या है, ये जो पिटिशनर है उसने कहा कि जो सेक्शन 6A है जो सिटीजनशिप एक्ट में डाला गया केवल आसाम के लिए, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये इलीगल है, क्योंकि केवल एक स्टेट के लिए कैसे सिटीजनशिप हो सकता है? सिटीजनशिप तो पूरा कंट्री के लिए होना चाहिए। बात समझे ना, ये बोला गया। और दूसरी बात ये कहा गया कि ये कहीं ना कहीं आर्टिकल, कहीं ना कहीं तुम्हारा उस आर्टिकल को भी वायलेट करता है जो आर्टिकल इजाज़त देती है कि आप अपना लिंग्विस्टिक कल्चरल डाइवर्सिटी को मेंटेन रख सकते हो। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का देखो क्या दलील आया है कि सेक्शन 6 से, देखो सेक्शन 6 से डाला गया 1955 सिटीजनशिप एक्ट में, ताकि आसाम अकॉर्ड में जो भी साइन किया गया वो पूर्ति हो सके। हाँ देखो, अब आसाम अकॉर्ड बनाया इसलिए गया था कि ताकि असमीज कल्चर, हेरिटेज, लिंग्विस्टिक और सोशल आइडेंटिटी प्रिजर्व हो सके, प्रोटेक्ट हो सके। इसमें यह भी बात है कि जो जनवरी 1, 1966 के बाद जो आया हो, 24 मार्च 1971 तक आया हो,
तो क्या है, उसको राइट टू वोट नहीं मिलेगा, 10 साल के बाद उसको वो भी मिल जाएगा। बट जो मार्च 25 1971 के बाद जो आया है उसको रिपोर्ट करना है, उसको फॉरेनर्स कहलाएगा और उसको डिपोर्ट करना, उसको अपना कंट्री भेजना है। तो ये बात तो चल ही रहा था, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो 4-1 से जजमेंट आया है कुछ हफ्ता पहले। इसमें 4-1 से जजमेंट यह है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, क्योंकि 5 जज बैठे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है। तो इसमें कहा कि कैटेगरिकली ये कहा गया कि नो, सेक्शन 6 से जो आसाम अकॉर्ड के वजह से सिटीजनशिप एक्ट में डाला गया वो लीगल है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है। समझ गए ना? ये इसलिए किया गया, देखो यहाँ पे क्या लिखा हो गया कि जो प्रियम्बल में जो फ्रेटर्निटी है, वो फ्रेटर्निटी को प्रमोट करने के लिए ये सेक्शन 6 से बहुत ही सही कदम है एग्जीक्यूटिव का। समझ गए ना? हाँ, जो फ्रेटर्निटी का मतलब ये नहीं कि केवल वन सेक्शन ऑफ पीपल ही आसाम में रह सकता है। फ्रेटर्निटी का रियल मीनिंग ये होता है कि अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग सोशल सर्कमस्टांसेस से लोग रह सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। बात समझ गए ना? तो यदि फ्रेटर्निटी जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स है, उनका यदि दिमाग पढ़ा जाए तो वो यही चाहते थे कि अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग सोशल सर्कमस्टांसेस से लोग रहे, तभी फ्रेटर्निटी प्रमोट होगा। इसलिए जो प्रियम्बल वैल्यूज है फ्रेटर्निटी, वो ज़्यादा मायने रखता है एज पर द सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पे देखो और भी क्या क्या चीज़ निकल के आया है कि सेक्शन 6A को इसलिए डाला गया ताकि आसाम के ऊपर जो माइग्रेशन का जो बर्डन था वो कम हो सके। कैसे कम हो सके? क्योंकि तुम्हारा 25 मार्च 1971 के बाद जो लोग आए उसको डिपोर्ट करने का बात है। ये अलग बात है कि फिर तुम्हारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में वो फंस रहा है कहीं ना कहीं आसाम के लिए। समझ रहे हो ना? तो ये चीज़ था। ए नेशन देखो, अब नेशन के पास रिसोर्सेस है, वो अपने तरीके से क्या कर सकती है, वो प्रायोरिटाइज कर सकती है कहाँ उसको देना है, कहाँ नहीं देना है। समझ गए ना? अब यहाँ पे देखो, तो सेक्शन 6A कहीं ना कहीं पार्लियामेंट का एक बैलेंसिंग एक्ट है, जहाँ पे दोनों चीज़ को बैलेंस किया, ह्यूमैनिटेरियन व्यू को भी, ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस हो रहा था उसको भी टैकल करने का बात है, और प्लस जो आसाम के ऊपर जो इन्फ्लक्स हो रहा था माइग्रेशन का उसको भी प्रिजर्व करने का बात है। आगे देखोगे तो हाउ सुप्रीम कोर्ट ने कट ऑफ डेट को किस तरह जस्टिफाई किया। तो खुद हमारे जो चीफ जस्टिस, उस समय के जो चीफ जस्टिस थे डॉक्टर चंद्रचूड़, जो कि 2-3 दिन पहले रिटायर हुए, कुछ दिन पहले रिटायर हुए हैं, उन्होंने कहा था कि 25 मार्च 1971 को ही पाकिस्तानी आर्मी ने ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया था, और उसी दिन के बाद स्टार्ट हुआ है तुम्हारा बांग्लादेश बनने का प्रोसेस। तो इसलिए वो कट ऑफ डेट सही था, क्योंकि उससे पहले जो माइग्रेशन हुआ था वो इंडिया पाकिस्तान बनने की वजह से हुआ, मगर उसके बाद जो 25 मार्च 1971 के बाद जो माइग्रेशन होगा वो बांग्लादेश में वो होने की वजह से होगा। तो यदि वो लोग आए तो वो रेफ्यूजी है, और पहले के जो लोग आएंगे वो रेफ्यूजी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अभी के जो लोग 25 मार्च 1971 के बाद जो लोग आएंगे वो रेफ्यूजी ऑफ द वार है, क्योंकि वार में ग्रसित हो गया, लोग भाग के आसाम सब आके रह लिए। समझ गए ना? एट द सेम टाइम जो पिटिशनर का बात था कि कहीं ना कहीं सेक्शन 6 से इनवैलिड है, और दूसरी बात है सेक्शन 6 से एक स्टेट के लिए नहीं होना चाहिए, यानी कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 एक स्टेट के लिए नहीं होना चाहिए। सेक्शन 6 से कहीं ना कहीं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कहीं ना कहीं ये वायलेट करता है आर्टिकल 29 क्लॉज 1 को भी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, पिटिशनर के पास इतना चीज़ प्रूव नहीं है कि इसके वजह से लोग जो आके रह रहे हैं उसके वजह से दिक्कत हो रहा है, उसकी वजह से आसाम का जो लोग है अपना कल्चर को, अपना लिंग्विस्टिक वैल्यू को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। इस तरह का डॉक्यूमेंट्स, इस तरह का प्रूफ नहीं है पिटिशनर के पास, इसलिए व्यर्थ होगा बोलना कि सेक्शन 6 से किसी भी रूप में आर्टिकल 29 क्लॉज 1 को वायलेट कर रहा है। एट द सेम टाइम 4-1 से ये भी बोला गया कि जो आर्टिकल 6 और 7 है संविधान का, जो सिटीजनशिप से रिलेटेड है, जानते हो तुम लोग, जो पढ़ा चुका हूँ मैं, वो भी वायलेट नहीं करता है। यानी कि ये सेक्शन 6A एक परफेक्ट बैलेंस है। समझे ना? तो जितना भी पढ़ाए हैं बच्चे लोग, ये सब कंटेम्प्रेरी इश्यूज है जो कि 4-5 साल किसी न किसी रूप में आया है। दैट्स इट, कंप्लीटेड।